अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइक क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 37 कवर करेंगे विच इज़ प्राइवेसी इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम मॉड्यूल 188 टू 195। टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 188 विच इज़ लैक ऑफ यूज़र कंट्रोल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि जब एक क्लाउड यूज़र अपना डेटा स्टोर करते हैं क्लाउड के ऊपर, तो उनको क्यों ऐसा फ़ील होता है कि वो अपना डेटा को मज़ीद अब फुल कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब आप क्लाउड सर्विसेज जैसे कि SaaS एप्लीकेशंस है, गूगल ड्राइव हो गई, जीमेल हो गई, फेसबुक हो गई, जब आप इन पे अपना डेटा स्टोर करते हैं तो आपका डेटा फिजिकली आपके साथ नहीं रहता। आप जो है डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट कंट्रोल अपने डेटा पर खो देते हैं जब आप इन क्लाउड एप्लीकेशंस पर अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ इसके कुछ फ्लॉज़ भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब आप क्लाउड पर अपना डेटा स्टोर करते हैं तो क्लाउड पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ये पूरा सिस्टम है उसमें कुछ प्राइवेसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपके डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जा सकता है। आपको ये कन्फर्म नहीं होता है, पता नहीं होता कि आपकी परमिशन के बगैर आपका डेटा किसी और दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। आपको ये भी कन्फर्म नहीं होता कि जब आपने अपने पास से कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो क्या वो एक्चुअली में डिलीट हुई है या अभी भी सिस्टम पर सेव्ड है। तो इस वजह से जो मोस्टली SaaS यूज़र्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की एप्लीकेशंस के जो यूज़र्स होते हैं, उनके पास लीस्ट कंट्रोल होता है। नाउ ये लीस्ट कंट्रोल क्यों होता है SaaS यूज़र्स के पास? सबसे पहले तो जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, वो सर्वर्स ओन करता है, ना कि यूज़र को। जो यूज़र है वो हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टोरेज को, डेटाबेसेस को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे डेटा थेफ्ट हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका डेटा मिसयूज़ हो सकता है, बगैर आपकी परमिशन के डेटा बेचा जा सकता है, उसको किसी और के साथ शेयर किया जा सकता है, किसी गलत पर्पस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी गूगल पर फ़ोटोज़ में फ़ोटोज़ सेव्ड है आपकी, तो आपको नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पर वो स्टोर हैं और उनको कौन-कौन एक्सेस कर सकता है, उनको किस-किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर ये चीज़ अनक्लियर होती है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है, क्या वो अपने यूज़र के डेटा को एक्सेस कर सकता है या नहीं? और अगर कोई आपके क्लाउड पर स्टोर्ड डेटा को अनऑथराइज़्ड एक्सेस करता है, तो क्या वो डिटेक्ट किया जा सकता है? क्या आपको पता चल सकता है? क्योंकि यूज़र जो है वो उसके पास एक्सेस डिटेल्स नहीं होती, वो नहीं देख पा रहा होता कि कौन-कौन उसका डेटा देख रहा है और उनको यू दे एक्सेस कर पा रहा है। सो इन सिंपल वर्ड्स यूज़र को पता नहीं होता कि कौन उनका डेटा देख रहा है, कब देख रहा है, कैसे देख रहा है। उसके बाद यूज़र को अपने डेटा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे डेटा का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले डेटा क्रिएट किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज है, तो उसको क्रिएट किया जाता है, फिर वो स्टोर की रहती है आपके पास। फिर अगर आप उसे कहीं शेयर करने के लिए अपने पास यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि उसको डिलीट कर देना चाहिए, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। तो जब एक चीज़ आपने अपने पास स्टोर की हुई थी और उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दी, तो यूज़र के पास कोई ये गारंटी नहीं होती कि डेटा एक्चुअली में रिमूव हो गया है, सिस्टम से इरेज़ हो चुका है। या फिर अगर कोई यूज़र अपना क्लाउड से अकाउंट जो है वो टर्मिनेट करता है, डिलीट करता है, तो उनको तब भी ये नहीं पता होता कि उनका जितना भी डेटा था उस क्लाउड पर जो स्टोर था, वो परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस नहीं है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स को फ़ोर्स करें कि वो डेटा डिलीट करें परमानेंटली अपने कस्टमर्स का। यानी कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर दें, लेकिन बैकअप में ऐसा पॉसिबल है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास उनके सर्वर्स पर आपका बैकअप में डेटा स्टिल एग्ज़िस्ट करता हो। ये भी हो सकता है कि जब एक यूज़र जो है वो एक क्लाउड प्रोवाइडर से किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर शिफ्ट करते हैं, तो वो किस तरह से अपना पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। और कस्टमर्स इस मामले में भी अनक्लियर होता है कि उनको नहीं पता होता कि जो उनका क्लाउड प्रोवाइडर था पुराना, उसने क्या उनकी तमाम डेटा की कॉपीज़ डिलीट कर दी हैं या नहीं। तो इसकी वजह से कुछ प्राइवेसी और कंप्लायंस रिस्क्स होते हैं। अगर आपके डेटा को कोई अनऑथराइज़ एक्सेस करता है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये चीज़ भी अनक्लियर होती है। यानी इसमें यूज़र का फ़ॉल्ट है या फिर प्रोवाइडर की तरफ से कोई फ़ॉल्ट है, ये चीज़ अनक्लियर होती है, नहीं पता कि हमें किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। सेकेंडली अगर कोई आपके डेटा को अनऑथराइज़ली एक्सेस करता है, तब ये नोटिफ़िकेशन यूज़र के पास फ़ौरन नहीं जाती है। यानी कि यूज़र की प्राइवेसी के और कंप्लायंस के मामले में क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से क्लाउड सिस्टम में कोई ऐसा मैकेनिज़्म है ही नहीं, जो कोई लीगल एक्शन ले सके यूज़र या फिर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स को लीगली बाउंड कर सके। अगर कुछ डेटा लीक होता है या फिर कोई अनऑथराइज़्ड एक्सेस होता है किसी का डेटा, तो उस पे कोई कंपनसेशन हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो कि हम ये समझ सकें कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ अनक्लियर होती है। यानी अगर डेटा लीक होता है तो हमें किसको ब्लेम देना चाहिए, ये हमें नहीं पता होता।
सो अगर हम समराइज़ करें इस मॉड्यूल को, तो क्लाउड यूज़र्स जो होते हैं वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है जहाँ पे वो अपनी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन नहीं करते, बल्कि क्लाउड प्रोवाइडर्स उनको ओन करती हैं। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास यूज़र्स से ज़्यादा कंट्रोल होता है। डेटा एक्सेस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यानी यूज़र को पता नहीं चलता कि कौन-कौन उनका डेटा देख पा रहे, यूज़ कर पा रहे, शेयर कर पा रहे। ऑल्सो डेटा डिलीशन जो होती है, डेटा डिलीट करने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो क्लाउड प्रोवाइडर के पास उनके सर्वर पर से परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं। और अगर आप अपना क्लाउड प्रोवाइडर चेंज करते हैं, दूसरे किसी क्लाउड प्रोवाइडर्स पर शिफ्ट करते हैं, तो ये स्विचिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्लाउड प्रोवाइडर जो पुराना वाला था उसने कंप्लीटली आपका डेटा रिट्रीव किया है या नहीं। और अगर आपका डेटा लीक हो जाता है, सिक्योरिटी डेटा ब्रीच होता है सॉरी, तो भी आपको नहीं पता होता कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चीज़ की। तो ये कहलाता है लैक ऑफ यूज़र कंट्रोल, यानी यूज़र कंट्रोल की कमी है। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में एक बहुत बड़ा मेजर प्राइवेसी इशू है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 189, विच इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज़। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन फैक्टर, यानी कि लोगों की अवेयरनेस या फिर स्किल्स की कमी जो है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क बन सकती है। इवन दो कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सिक्योर है, बट स्टिल इसको चलाने वाले जो क्लाउड यूज़र्स हैं और प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर्स अगर अनट्रेन्ड लोग होंगे, अनस्किल्ड लोग होंगे, उनको ये सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, तब भी लोगों को कुछ सीरियस प्राइवेसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्लाउड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। क्लाउड को डिप्लॉय करना, यानी कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना और उसको मैनेज करना, बाद में मेंटेन करना, ये कोई सिंपल टास्क नहीं होता। इसके लिए हाईली स्किल्ड प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली वो लोग जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है और वो कस्टमर्स की सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को नज़र में रखते हुए क्लाउड को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन्ड लोग और हाईली स्किल्ड लोग अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि क्लाउड सिस्टम्स को गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाए। और अगर सिक्योरिटी सेटिंग्स और पॉलिसीज़ वगैरह सही से सेटअप नहीं की जाएँगी, तो उसकी वजह से सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, प्राइवेसी इश्यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर गलत एक्सेस सेटिंग्स कर दी जाएँ, यानी कौन-कौन आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, किसके पास कितना कंट्रोल है, अगर ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रख दी जाएँ और सही नहीं की जाएँ, तो जो डेटा प्राइवेट होना चाहिए वो पब्लिक हो जाए। इस तरह से बहुत सारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। और अगर आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं लेकिन वो अनट्रेन्ड हैं, उनको सही से ट्रेन नहीं किया गया, उनको अंदाज़ा ना हो इस बात का कि अगर उनके किसी एक्शन की वजह से डेटा ब्रीच होता है, तो उस पर कस्टमर्स की प्राइवेसी और यूज़र्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। या फिर अगर वो सेंसिटिव डेटा गलती से एक्सपोज़ कर दें, पब्लिक कर दें। सो अगर लैक ऑफ सिक्योरिटी नॉलेज की वजह से वो किसी कस्टमर का डेटा लीक कर दें, कोई सिक्योरिटी लॉज़ और रेगुलेशंस वायलेट कर दें, तो इस चीज़ से क्लाउड यूज़र्स को बहुत नुकसान हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा सेंसिटिव कंपनी का डेटा जो है वो पब्लिक कर दे क्लाउड स्टोरेज पर बगैर किसी एन्क्रिप्शन के ट्रांसफ़र कर दे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। इसके अलावा आज के टाइम में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो लैपटॉप्स, टैबलेट, मोबाइल डिवाइसेज़ और पीसीज़ ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी ज़्यादा डिवाइसेज़ होती हैं उतनी ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अगर अपने लैपटॉप्स लोग ऐसे ही छोड़ दें या फिर अपने अनएन्क्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा अपने डिवाइसेज़ पर स्टोर करें, कोई और जिसको ये एक्सेस नहीं मिलना चाहिए वो उनको एक्सेस कर पाए, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो इन तमाम प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, इन तमाम प्राइवेसी रिस्क को डिक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल साफ़, वाज़ेह, क्लियर कट पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, उनको एनफ़ोर्स किया जाए। जो क्लाउड सर्विसेज़ पब्लिक हैं, उन पर एक्सेस को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। देखा जाए कि कौन-सा डेटा पब्लिक रखना है, कौन-सा प्राइवेट। और डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हवाले से लोगों में, अपने एम्प्लॉइज़ में और जो आपके क्लाउड कंज्यूमर्स हैं, उन सब में अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि लोगों को और एम्प्लॉइज़ को पता हो कि क्या चीज़ सेफ़ है करना और क्या चीज़ नहीं। सो इस मॉड्यूल में सिंपली अगर हम समराइज़ करें तो बस यही बताया गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए स्किल्ड और ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है, जिनको सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, अच्छे से अवेयर हों। क्योंकि अगर नहीं होंगे तो एम्प्लॉइज़ आपके ना चाहते हुए भी आपके लिए एक नुकसान का बाइस बन सकते हैं। और जो पब्लिक क्लाउड्स एक्सेस होती हैं उनको हमेशा मॉनिटर रखना चाहिए, उनको कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि किसी एक इंसान की गलती की वजह से पूरे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े प्राइवेसी रिस्क हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 190, व्हिच इज़ अनऑथराइज्ड सेकेंडरी यूसेज।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई SaaS एप्लीकेशन यूज़ करने लगते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होते हैं, तो वो आपसे कुछ सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशंस टिक करवाते हैं। जब तक आप टिक नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो बेसिकली आप उस बॉक्स में टिक करके कुछ सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो क्लाउड यूज़र्स होते हैं, जब वो अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज़र के डेटा को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस यूज़र ने एक्सेप्ट की, उनके अलावा उसके डेटा को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। क्लाउड प्रोवाइडर्स ऐसा करते हैं, समटाइम्स इलीगली और समटाइम्स लीगली। यानी ये इलीगल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। तो ये कहलाता है सेकेंडरी यूजेज ऑफ डेटा। ये होता क्या है? एक होता है प्राइमरी यूजेज, यानी वो पर्पस जिसके लिए वो यूज़र ने खुद डेटा प्रोवाइड किया है, और सेकेंडरी यूजेज यानी डेटा को दोबारा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका शायद क्लाउड कंज्यूमर को, यूज़र को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कस्टमर का डेटा अपलोड किया, तो ये प्राइमरी यूजेज है। लेकिन अगर वो बिजनेस ओनर कस्टमर डेटा किसी और को बेच दे बगैर आपका कंसेंट लिए, तो वो सेकेंडरी यूजेज कराएगा, जो कि इलीगल है। कुछ सूरतों में ये लीगल भी हो सकता है। नाउ ये आपके डेटा का सेकेंडरी यूसेज एक प्राइवेसी इशू है। जब आप अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास उसका एक्सेस चला जाता है। तो यहाँ पर आपका डेटा मिसयूज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। यूज़र्स को पता नहीं होता कि उनका डेटा किसके साथ शेयर किया जा रहा है, कहाँ रीयूज़ किया जा रहा है। समटाइम्स डेटा लीगली यूज़ किया जाता है और समटाइम्स इल्लीगली यूज़ किया जाता है। तो इल्लीगल तो हमें पता है। लीगल सेकेंडरी यूसेज क्या होता है? अक्सर क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करती है कि कुछ अननोन तरीकों से, फिर कुछ सर्विस के ज़रिए यूज़र का जो डेटा उनके पास स्टोर है, उसका इस्तेमाल करके कुछ अननोन स्टैट्स जमा करते हैं, यानी एक तरह से यूज़र का डेटा जमा करते हैं। फिर उनको एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए, टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए बेच दिया जाता है। यानी जो कंपनीज़ ऐड रन करती हैं, उनको सेल कर दिया जाता है वो डेटा, और वो उनको अपने एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन-सी ऑडियंस किस जगह है, किनको हमें कौन-सा ऐड दिखाना है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि गूगल जो है वो आपके पैट्रन्स इस्तेमाल करता है आपको रेलेवेंट ऐड दिखाने के लिए। अगर आप जो है कोई चीज़ सर्च करती है गूगल पे, तो आपको उसी की ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो ये लीगल सेकेंडरी यूसेज होता है। और लीगल सेकेंडरी यूसेज सिर्फ तब होता है अगर वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में और प्राइवेसी पॉलिसीज़ में मेंशन्ड है, जो आपने एंटर करने से पहले, लॉगिन करने से पहले टिक की होती है। इल्लीगल सेकेंडरी यूसेज यानी कस्टमर के डेटा को बगैर उसकी कंसेंट के, बगैर उसकी इजाज़त के किसी और के साथ शेयर कर दिया जाए या सेल कर दिया जाए, बेच दिया जाए। यानी टर्म्स एंड कंडीशंस में कस्टमर ने जिसके लिए एग्री किया, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए कस्टमर के डेटा को इस्तेमाल किया जाए। ये एक सीरियस प्राइवेसी ब्रीच होता है और इल्लीगल होता है। तो यहाँ पर लीगल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से कस्टमर का डेटा, यूज़र का डेटा इल्लीगली यूज़ किया जा सकता है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉज़ होने चाहिए, जिनमें क्लियरली ये चीज़ बताई जानी चाहिए कि कंज़्यूमर का डेटा कैसे और कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। अभी के टाइम पे ये वेरीफ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई ऐसे प्रॉपर टूल्स नहीं है जो ये चेक कर सके कि आपका क्लाउड प्रोवाइडर आपके डेटा का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि कुछ इस टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ का कोई सॉल्यूशन हो सके, कुछ ऐसे टूल्स बनाए जा सके जो ये डिटेक्ट कर सके अगर आपके डेटा का सेकेंडरी यूसेज हो रहा है अनऑथराइज्ड, आपके बगैर कंसेंट के, तो वो डिटेक्ट कर सके, और अगर कोई इलीगली डेटा शेयर कर रहा है आपका, तो उससे बचाया जा सके। सो हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो क्लाउड पर जब आप कोई डेटा डालते हैं, तो उसको किसी और पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसको कहा जाता है सेकेंडरी यूसेज। कुछ सेकेंडरी यूसेज लीगल होते हैं और कुछ सेकेंडरी यूसेज इल्लीगल होती है। यूज़र जो है उनको पता नहीं चल सकता, वो आसानी से वेरीफ़ाई नहीं कर सकते कि अगर उनका डेटा मिसयूज़ किया गया है या नहीं, क्योंकि ऐसे कोई टूल्स नहीं है ये चेक करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी कोई ऐसी आ जाए या ऐसे लॉज़ बन जाए जो यूज़र की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके। वंस आपने अपना डेटा क्लाउड पर अपलोड कर दिया, उसके बाद उसका कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Now moving on to next module 191, which is complexity of regulatory compliance. Now क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ग्लोबल सिस्टम है, लोग दुनिया के हर कोने से बैठ के अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत मुश्किल है, तमाम कंट्रीज़ के रीजन के लॉज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्या होता है?
रेगुलेटरी कंप्लायंस का सिंपल मतलब होता है रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो करना, जो डेटा ट्रांसफ़र से, डेटा प्रोसेसिंग से, स्टोरेज और डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड हो। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि क्लाउड जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में फैला हुआ है, एक ग्लोबल सिस्टम है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया से डिफरेंट रीजन से लोग बैठ के एक्सेस कर रहे होते हैं, क्लाउड सर्विसेज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये डायनामिक सिस्टम है, यानी इसमें विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं जल्दी-जल्दी। तो इस वजह से एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है तमाम रूल्स को फॉलो करना। सबसे पहले तो एक डेटा का इशू होता है, डेटा लोकेशन का इशू होता है कि आपको नहीं पता होता आपका डेटा कहाँ सेव है। कि जो आप क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि उसको कॉपी करके मल्टीपल लोकेशंस पर रखा गया है, उसको डिफरेंट डेटा सेंटर्स में स्टोर किया गया है। और ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये अलग-अलग कंट्रीज़ में, अलग-अलग मुल्कों में, अलग-अलग शहरों में हो सकते हैं। तो अक्सर कंट्रीज़ जो हैं वो उनका ये एक रूल होता है कि उनके कंट्री का डेटा उनकी कंट्री में ही रहेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है इंश्योर करने के लिए कि आपका डेटा कहाँ है, लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर हो, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई कंपनी है वो अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर कर रही है, तो हो सकता है कि एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो उनका मेन स्टोरेज के लिए हो और एक क्लाउड प्रोवाइडर बैकअप के लिए हो। क्योंकि दोनों प्रोवाइडर्स मेन काम क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर करने का। एक मेन स्टोरेज है, एक बैकअप के लिए है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों क्लाउड प्रोवाइडर्स अपना डेटा डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाकिस्तानी कंपनी है तो मेन स्टोरेज उसकी पाकिस्तान में है और बैकअप के लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो यूरोप का है। तो इसकी वजह से कुछ लोकल लॉज़ भी वायलेट हो सकते हैं। और दूसरा कि अगर कोई एक क्लाउड मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं है, कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर्स ही है, सॉरी कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर ही है, तो एक सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर भी अक्सर बैकअप के लिए अपने डेटा को मल्टीपल डेटा सेंटर्स में स्टोर करते हैं। अब ये डेटा सेंटर ज़रूरी नहीं कि किसी एक जगह हो, अलग-अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लीगली लोकेशंस अलाउ हैं, जो लीगली रीजन्स अलाउ हैं, उनमें ही डेटा सेंटर्स हों। सो जो यूज़र है उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर कि उसका डेटा कहाँ स्टोर किया जाए। इसके अलावा हमें पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट होता है रैपिड प्रोविज़निंग का। यानी कि अगर कस्टमर डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो फिर आपकी जो रिसोर्सेज़ होती है उनको बढ़ा दिया जाता है, कस्टमर डिमांड जब कम होती है तो रिसोर्सेज़ को कम कर दिए जाते हैं। तो ये जितनी भी प्रोविज़न्स होती हैं, ये सब ऑटोमैटिकली होती हैं, कोई इंसान मैनुअली बैठ के नहीं कर रहा होता। तो इसमें जब प्रोविज़निंग की जाती है तो लोकेशन आपका डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा ये चीज़ रन टाइम पे डिसाइड होती है। इसकी वजह से ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है कि आपका डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा और वीएम कहाँ वर्चुअल मशीन कहाँ लॉन्च की जाएगी। सो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ग्लोबल और डायनामिक नेचर है, यानी कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है और एक ऑटोमैटिक सिस्टम है, कोई मैनुअली बैठ के इसको ऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो इस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है कि वो हर जगह के रीजनल लॉस फॉलो करे। क्यों? क्योंकि डेटा रेप्लिकेशन की जाती है, डेटा को कॉपी किया जाता है, डिफरेंट लोकेशंस पे रखा जाता है। तो इसलिए हर जगह के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Now moving on to next module 192 which is addressing trans-border data flow restrictions. अक्सर कंट्रीज़ अलाउ नहीं करती कि उनके सिटीजन्स का, उनके शहरियों का डेटा बगैर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांसफ़र किया जा सके। जो उनकी यूज़र्स का पर्सनल डेटा है उसको अक्रॉस द बॉर्डर्स यानी अदर कंट्रीज़ में भी सेंड किया जाए। तो ये ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो क्या करता है? ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का मतलब होता है कि जो पर्सनल डेटा है किसी यूज़र का उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूज़र का डेटा जो है वो यूरोप में कलेक्ट किया गया और उसको स्टोर और प्रोसेस किया गया यूएसए में। नाउ पर्सनल डेटा में कस्टमर का नाम, ईमेल, आईडी नंबर, हेल्थ रिलेटेड डेटा, बैंकिंग डिटेल्स कुछ भी हो सकता है। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और उनका डेटा का कहीं मिसयूज़ ना हो जाए, उसको कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिल जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शंस बनाती हैं। तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी रेगुलेशंस होती हैं। यानी ये कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स के जो डेटा होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं और ख़ुद मॉनिटर करती हैं कि उनका डेटा कहाँ और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स के डेटा को मॉनिटर खुद नहीं करती तो वो अक्सर एडिक्वेट प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, यानी कि
उस कंट्री के शहरियों का डेटा सिर्फ उन कंट्रीज़ में जा सकता है जहाँ पर एडिक्वेट प्रोटेक्शन है। मतलब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉज़ हैं और प्रॉपर लॉज़ को इन्फोर्स किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगेन यूरोप एंड कनाडा और इस टाइप की कंट्रीज़। सो इन कंट्रीज़ के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन कुछ पॉसिबल कंडीशंस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल है कि यूरोप कंट्री के जो सिटिज़न्स हैं उनका डेटा फ़्लो कर सकता है यूएसए में, अगर एक कंडीशन के साथ कि अगर जो रिसीविंग ऑर्गेनाइज़ेशन है वो यूएस सेफ हार्बर एग्रीमेंट को जॉइन कर ले। ये एग्रीमेंट में क्या होता है, रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रॉमिस लिया जाता है कि वो यूरोप के लेवल की प्राइवेसी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस की बेसिस पर फिर अलाउ कर दिया जाता है, कुछ कंडीशंस रख के कि डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा लीगल सॉल्यूशन होता है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कुछ पहले से अप्रूव किए गए लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ और जो भी रिसीविंग कंट्रीज़ होते हैं, फिर जो कंपनीज़ ले रही होती हैं डेटा, उनके बीच में साइन किया जाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन्ड है तो फिर डेटा ट्रांसफ़र अलाउ किया जाता है, नहीं तो डेटा ट्रांसफ़र ब्लॉक कर दिया जाता है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मसला ये है कि क्लाउड जो है वो डायनामिकली मूव करता है। हर चीज़ ऑटोमेटेड होती है। फिर जो भी रेप्लिकेशन के प्रोसेस होते हैं वो सब भी ऑटोमेटिकली होते हैं। यानी हमने जो पहले मॉड्यूल्स में इतने सारे मैकेनिज़्म्स पढ़ी किसी सिस्टम फेलियर की सूरत में, जब हमारा सिस्टम किसी दूसरे वर्चुअल मशीन पर किसी दूसरे सर्वर पर स्विच कर जाते हैं तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं सब डायनामिकली होते हैं, सब ऑटोमेटिकली होता है। और जो डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है वो, क्योंकि उनके डेटा सेंटर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं तो डेटा क्रॉस द बॉर्डर बहुत तेज़ी से मूव करता रहता है। तो ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती है ये क्लाउड कंप्यूटिंग पर इतनी ज़्यादा कंप्लाई नहीं होती, क्योंकि और ज़्यादा लीगल और टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं और इनकी ज़रूरत होती है और ज़्यादा काम करने की, अपने सिस्टम को, अपने यूज़र्स के डेटा को सिक्योर बनाने की। इस चीज़ पे, प्राइवेसी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। स्टिल नाउ इस अगर हम समराइज करें इस मॉड्यूल को, तो ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो यूजर्स के पर्सनल डेटा को रिस्ट्रिक्ट करता है टू मूव अक्रॉस द कंट्रीज, और डेटा ट्रांसफर सिर्फ उन रीजन्स में अलाउ करता है जहां पर एडिक्वेट प्राइवेसी प्रोटेक्शन है और जितने भी सिक्योरिटी लॉज हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाता है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टिल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन रूल्स को फॉलो करने के लिए। Now moving on to next module 193, which is litigation. लिटिगेशन का सिंपल मतलब होता है कोई ऐसा लीगल केस जो कोर्ट में फेस किया गया हो। ऐसा पॉसिबल है कि कोर्ट किसी क्लाउड प्रोवाइडर को ये ऑर्डर दे कि वो कस्टमर का डेटा हैंड ओवर करे। ये एक लीगल एक्सेस कहलाता है। और कोर्ट्स जो है वो कस्टमर का डेटा क्यों मांगेंगी? अक्सर कुछ क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर किसी चीज़ के सबूत वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट्स और कोर्ट को डेटा चाहिए होता है, जिसकी वजह से अगर कोई कस्टमर डेटा उस केस से रेलेवेंट है तो कोर्ट जो है वो उसको हैंड ओवर करने का ऑर्डर देती है कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स को। यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है, एक केस की जो यूएसए की कोर्ट में प्लेस किया गया था। इसमें कोर्ट ने यूएस गवर्नमेंट को अलाउ किया था कि वो हॉटमेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंडर है उनसे यूज़र डेटा ले सकें। ये एक्सेस जो था वो लीगल था और कोर्ट के ज़रिए अप्रूव किया गया था। तो जो गवर्नमेंट है वो डेटा अपने सिटीजन्स का डेटा सिर्फ तब एक्सेस कर सकती है जब उनके पास वैलिड कोर्ट के ऑर्डर्स हों, किसी सबूत वेरीफाई करने के लिए, या फिर अगर उनके पास कोई लीगल केस है तो उससे रेलेवेंट अगर कोई उन्हें डिटेल्स चाहिए कस्टमर की, तब उनके पास सिर्फ एक ये वैलिड रीज़न होता है कि वो कस्टमर का डेटा ले सकें। और ऐसी सिचुएशन में जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनको लाजमी ये रूल्स और कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ ये तो कोर्ट और गवर्नमेंट जैसी बड़ी एंटिटीज़ की बात हो रही है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, फिर कोई एक इंडिविजुअल इंसान है, तो उसके बारे में क्या ऑर्डर होगा, क्या रूल फॉलो होगा? जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं या फिर इंडिविजुअल इंसान होते हैं, उनको ईज़िली एक्सेस नहीं मिलता किसी भी कस्टमर के डेटा का, क्योंकि और इनको लीगल एग्रीमेंट्स के ज़रिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर प्राइवेट कंपनी किसी इंडिविजुअल इंसान को किसी कस्टमर का डेटा दिया जा रहा होता है, तो यहाँ पर जो लीगल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो क्लाउड यूज़र्स होते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ क्लॉजेज़ ऐड करके, जैसे कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है
उसके पास इतना प्रिविलेज होता है, इतना एक अथॉरिटी होती है कि वो प्राइवेट एंटिटीज़ को ये एक्सेस देने से इनकार कर दे। और ऐसी सिचुएशन में जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनको वो लीगली बाउंड होते हैं कि वो जिस यूज़र का डेटा दे रहे हैं उसको इन्फॉर्म करें। सो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो लिटिगेशन जो है वो कोर्ट को अलाउ करती है कि वो क्लाउड प्रोवाइडर्स से लीगली कस्टमर का डेटा शेयर करने पर उनको फ़ोर्स कर सकें। लीगली क्लाउड प्रोवाइडर से कस्टमर का डेटा ले सकें फॉर इन्वेस्टिगेशंस, कोई क्राइम वगैरह हुआ तो उसे सॉल्व करने के लिए। जबकि जो प्राइवेट एक्सेस दिया जा रहा होता है उसको कुछ प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट्स के ज़रिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। So moving on to next module 194 which is legal uncertainty. लीगल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो क्लियर नहीं है या फिर ऐसे कानून जिनको नई आने वाली टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया। अब क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जिसपे हर आने वाले दिन के साथ नई नई इनोवेशंस होती रहती हैं। लेकिन लॉज जो है उनको जब लिखा गया था जब ये क्लाउड एग्ज़िस्ट भी नहीं करता था और उनमें अपडेट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो लीगल लॉज़ हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अक्सर अनक्लियर होते हैं। किसी क्लाउड पर स्टोर्ड डेटा मल्टीपल कंट्रीज़ के दरमियान मूव कर रहा होता है और ये सारी मूवमेंट ऑटोमैटिक होती है, बहुत ज़्यादा डायनामिक और फ़ास्ट होती है। तो जो अभी एग्ज़िस्टिंग लॉज़ हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के और क्लाउड सिस्टम के हवाले से तो नहीं लिखे गए थे, तो इसलिए आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अंदाज़ा लगाना कि ये जो लॉज़ हैं, अभी करंट वाले एग्ज़िस्टिंग लॉज़, ये क्लाउड डेटा मूवमेंट पर किस तरह अप्लाई होते हैं। यहाँ पर एक मेजर लीगल क्वेश्चन है, अगर डेटा को एन्क्रिप्ट किया जा रहा है, एनोनिमाइज़ किया जा रहा है, तो क्या इसमें यूज़र की परमिशन लेने की ज़रूरत है? अगर डेटा को सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के हवाले से एन्क्रिप्ट किया जा रहा है, यानी रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है और एनोनिमाइज़ किया जा रहा है उस यूज़र की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनोनिमाइज़ का मतलब है यूज़र का डेटा छुपाना, उसकी पहचान छुपाना और सिर्फ़ डेटा शेयर करना। तो क्या ये कोई प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए है? या फिर अगर इस तरह से डेटा शेयर किए जाते हैं तो इसमें कस्टमर की या लीगल कंसेंट लेना ज़रूरी है। इसमें लॉज़ जो हैं वो क्लियर नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई डेटा एनोनिमाइज़्ड है यानी यूज़र की पहचान छुपा के सिर्फ़ उससे रिलेटेड डेटा शेयर किया जा रहा है उसका पर्सनल इन्फो हटा के, तो स्टिल क्या ये पर्सनल डेटा है? अगर कोई डेटा डायरेक्टली किसी पर्सन को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा यानी उसका नाम, उसकी पिक्चर, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ये सारी चीज़ें नहीं है, इसके अलावा उससे रिलेटेड यानी उसकी एज बताई जा रही है, उसकी एजुकेशन बताई जा रही है, उसका करियर पाथ, उसका कंट्री या सिटी स्पेसिफिक ये सारी जो इस तरह का जो डेटा होता है, जो वेग डेटा होता है, जो किसी का भी हो सकता है और पर्सनल इन्फो छुपाया जा रहा है, तो ऐसा डेटा क्या स्टिल पर्सनल डेटा कहलाएगा? अगर हाँ, तो क्या ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो इस पे अप्लाई होता है या नहीं? तो इस हवाले से हर कंट्री का अपना अलग डिसीजन होता है, यहाँ पर आती है अनसर्टेनिटी यानी स्टिल कोई एक ग्लोबली क्लियर लॉ नहीं है। सो ओवरऑल मसला ये है कि हमारे पास कुछ सवालों के लिए क्लियर जवाब नहीं है जैसे कि कस जो क्लाउड है उसके अंदर कौन-कौन से प्राइवेसी राइट्स यूज़र को दिए जाने चाहिए, डेटा को एन्क्रिप्ट करने के क्या रूल्स हो सकते हैं। अगर कस्टमर की पहचान छुपा के डेटा को हैंडल किया जा रहा है तो क्या वो अलाउ है, उसमें यूज़र का कंसेंट लेना ज़रूरी है या नहीं? और ऐसी सिचुएशन में क्रॉस बॉर्डर डेटा मूवमेंट अलाउ है या नहीं? तो यहाँ पर एक लीगल कन्फ्यूजन बन जाती है क्लाउड यूज़र्स के लिए और क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो लीगल अनसर्टेनिटी आती है क्योंकि जो लॉज़ क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो इवॉल्व हो रही है, हर दिन उसमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है और लॉज़ जो हैं वो एक दफ़ा बनाए गए थे और उनमें बार-बार अपडेट नहीं हुए होते, तो हर चीज़ अनक्लियर रहती है। जो एक करंट लीगल फ्रेमवर्क है, वो किस तरह से अभी की मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग पे अप्लाई होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 195 व्हिच इज़ लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर। सिंपली हम पूरा चैप्टर कंक्लूड करेंगे इस मॉड्यूल में। तमाम प्राइवेसी इश्यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी हमने पढ़े इस चैप्टर में, उसको हम रैप अप करेंगे। नाउ सबसे पहली चीज़, हर कंट्री अपना रूल फॉलो करता है, हर कंट्री के अपने प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स होते हैं। कोई एक सिंगल क्लियर ग्लोबल प्राइवेसी लॉ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड सिस्टम के लिए और यूज़र डेटा हैंडल करने के लिए। की वजह से कस्टमर की प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है। दूसरा कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक ग्लोबल सिस्टम है। डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है ग्लोबली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। पुराने जो सिक्योरिटी फ्रेम्स थे उनको लोकल सिस्टम्स के लिए, ऑन प्रेमिसेस सिस्टम्स के लिए जो है डिज़ाइन किया गया था, जो जिनकी लोकेशन लिमिटेड थी।
अब क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हर गुज़रते दिन के साथ नई इनोवेशंस हो रही हैं, इसलिए नए प्राइवेसी लॉज़ की ज़रूरत है क्योंकि जो एग्ज़िस्टिंग प्राइवेसी लॉज़ हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इतने सारे यूज़र्स को, क्लाउड सर्विसेज़ को। उसके बाद जो गवर्नमेंट है और जो भी ये पॉलिसीज़ बना रही है, वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। यानी अगर कस्टमर का डेटा लीक होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे होगी? तो अब जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर किसी उनकी क्लाउड कंज़्यूमर की कोई प्राइवेसी ब्रीच होती है, कोई डेटा लीकेज होता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अगर वो कोई रूल सिक्योरिटी रूल वायलेट करते हैं और ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाएँ और अपने यूज़र के डेटा को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करें। अब जो है वो प्राइवेसी कुछ ऑप्शनल चीज़ नहीं है, इट्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की, उनके क्लाउड कंज़्यूमर्स के लिए। और जो भी सिविलाइज़्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा एनफोर्स किया जाता है, वो इन क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशली यूज़र की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा रूल्स एनफोर्स कर रहे हैं। नए लॉज़ बनाए जा रहे हैं, नए राइट्स दिए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में भी डेटा प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स बनाए जा रहे हैं। ये तमाम एफर्ट्स की जा रही हैं यूज़र को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए और यूज़र्स को कंट्रोल देने के लिए। तो क्लाउड की वजह से इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्राइवेसी चैलेंजेस होती हैं, स्पेशली जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए अपने पूरी दुनिया में उनके कस्टमर्स फैले हुए हैं, यूज़र्स फैले हुए हैं, जो उनकी सर्विसेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी प्राइवेसी को, उनकी डेटा को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। कुछ मेजर चैलेंजेस कौन-कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए? सबसे पहला हमने पढ़ा था ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो, यानी जो डेटा मूव किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में और ये डायनामिकली होता है, ऑटोमैटिकली होता है। कुछ ऐसे लॉज़ बनाने चाहिए जो ऐसी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। दूसरा कि यूज़र को पता नहीं होता उनका डेटा कहाँ स्टोर है, कहाँ प्रोसेस किया जा रहा है, उसको कौन यूज़ कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है। तो इस चीज़ में भी यूज़र को राइट्स दिए जाने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनका डेटा किस डेटा सेंटर में मौजूद है। क्योंकि जो क्लाउड सिस्टम है वो पूरे ग्लोबल सिस्टम है, डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़र्स फैले हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती है, तो हर जगह के प्राइवेसी लॉज़ को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तमाम कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेसी इश्यूज़ के क्लाउड कंप्यूटिंग में जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए। जब कस्टमर अपना डेटा डिलीट करते हैं तो वो उसको फिज़िकली देख नहीं सकता और उनको ये भी एक गारंटी नहीं होती कि जब उन्होंने डेटा डिलीट किया तो वो उनके क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर से भी डिलीट हो गया। तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर को लेनी चाहिए। कुछ ऐसे लॉज़ बनाने चाहिए जो क्लाउड प्रोवाइडर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम अपने इस पूरे चैप्टर को समराइज़ करें, तो जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स देती हैं, वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ अनक्लियर लॉस की वजह से ग्लोबली प्राइवेसी चैलेंजेस होते हैं कस्टमर्स को, क्लाउड यूज़र्स को। इश्यूज़ कौन-कौन से होते हैं? क्रॉस बॉर्डर डेटा मूवमेंट, यानी जो डिफरेंट बॉर्डर्स पर डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान डेटा मूव कर रहा होता है। अननोन डेटा लोकेशन, कस्टमर को नहीं पता होता उसका डेटा कहाँ स्टोर है। वीक डेटा डिलीशन एश्योरेंस, यानी डेटा डिलीट हुआ या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती यूज़र को। तो इसलिए कुछ ऐसे रूल्स और लॉज़ बनाने चाहिए जो मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से कैपेबल हों। और जितने भी ये पॉलिसी मेकर्स हैं जो ये सब पॉलिसीज़ और लॉज़ बनाते हैं, उनको अपनी फ्रेमवर्क्स को रीडिज़ाइन करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 37 एंड हो गया। अब हम चलते हैं टेस्ट फेज़ में। मैं आपसे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस पूछूँगी और आपने जो भी राइट ऑप्शन है वो कमेंट्स में बताना है। So first MCQs is, which of the following is an example of illegal secondary usage of cloud consumers data? आपने सिंपली इलीगल सेकेंडरी यूजेज डेटा की आपने एग्जाम्पल बतानी है। देन सेकेंड एमसीक्यूज इज, व्हाई मे अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बी इन्फोर्स्ड टू हैंडल ओवर कंज्यूमर डेटा? जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको कब और क्यों फोर्स किया जाता है कंज्यूमर डेटा हैंड ओवर करने के लिए? एंड थर्ड एमसीक्यूज इज, व्हाट कॉजेज लीगल अनसर्टेनिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग? लीगल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में? आपने सिंपली वो बताना है, उसका पर्पस बताना है। Then, fifth MCQs is, what is the major challenge for privacy assurance in cloud computing? क्लाउड कंप्यूटिंग में प्राइवेसी के हवाले से सबसे मेजर चैलेंज क्या है वो आपने बताना है। सो ये 5 एमसीक्यूज थे, इनके आपने कमेंट्स में आंसर बताने हैं, मैं बाद में आंसर पिन कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।